हेलो, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में, और इसके क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं, बीकॉम में काफ़ी आते हैं। तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं, पूरी कॉस्ट शीट क्या होती है, कैसे बनाई जाती है इसको। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट क्या होती है? कॉस्ट शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिससे आप अपनी कॉस्ट क्या क्या है, आपकी बिजनेस में आप कितनी कितनी कॉस्ट लगा रहे हो, उसकी कॉस्ट ब्रेकअप दिखाता है। यानी कि एक एक कॉस्ट, बहुत सारी टाइप की कॉस्ट होती है ना, एक एक कॉस्ट को दिखाता है और साथ में टोटल भी दिखाता है। ठीक है, जो जो भी डाटा कलेक्ट होता है वो एक जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो एक प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, या एक प्रोडक्ट से भी रिलेटेड हो सकता है वो। ठीक है, कॉस्ट शीट इज प्रिपेयर्ड इन एक कॉलम की फॉर्म में प्रिपेयर करी जाती है। कॉलम होता है, उसमें टोटल कॉस्ट लिखी जाती है, पर यूनिट कॉस्ट भी लिखी जाती है। एक मेमोरेंडम शीट होती है, यानी कि वो डबल एंटर सिस्टम का पार्ट नहीं होती। हम अपने एक तरह का रफ शीट होती है, समझ सकते हो आप। मतलब कि इसमें ऐसा कोई नहीं है, रूल वगैरह डेबिट क्रेडिट के कुछ नहीं होता उसमें ऐसा। और बट ऑल द डाटा ऑफ कॉस्ट शीट आर टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि सारा डाटा देखो फाइनेंशियल अकाउंट से ही मिलेगा हर एक का, क्योंकि आपके सारे जितनी भी कॉस्ट है वहीं से मिलेगी ना। बस उसमें कॉस्ट शीट में क्या होता है कि आप हर एक की सारी कॉस्ट अच्छे से दिखा देते हो, एक एक कॉस्ट को एक ऑर्डर में। ठीक है, और इसके काम काम ये काफी काम आते हैं टू क्रिएट द कॉन्फिडेंस कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब कि इसमें सही तरीके से कि कॉस्ट शीट में कॉस्ट सही लिखी है नहीं लिखी, हम फाइनेंशियल अकाउंट से रिकॉन्सिलेशन भी करते हैं, मतलब कि चेक करते हैं कि दोनों की कॉस्ट कोई बदल तो नहीं रहे कुछ। एडवांटेज देखते हैं सबसे पहले, कॉस्ट शीट में क्या करते हैं कि हम अपने टोटल कॉस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है एक एक प्रोडक्ट की वो भी पता चल सकती है। इससे हम अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब कॉस्ट पता होगी तभी तो कंट्रोल होगी ना। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट विद द पास्ट रिकॉर्ड्स। आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो कि आपके पिछले साल की कितनी कॉस्ट थी और अब कितनी कॉस्ट हुई है। फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि अब क्या करना है, हमारे कहाँ का गलती हो रही है। इट हैव टू फिल अप टेंडर। टेंडर कहते हैं, जैसे कि आप सेलर हो या फिर आप अपना माल बेचना चाहते हो, तो आप पहले टेंडर कोई आप टेंडर दे सकते हो कि देखो मैं इतने पे बेचूंगा। कोटेशन ले सकते हो दूसरों से कि बताओ कि आप कितने का चाहते हो, या आप अपना रेट बताओ। वो तभी हो सकता है ना जब आपकी कॉस्ट तो पता हो, है ना। जब आप रेट पता ही, रेट कैसे निकालोगे, रेट बनाओगे कैसे अपना, जब कॉस्ट आपको पहले पता होगी एक पीस की मेरी कितनी बढ़ रही है। इट हैव टू ले डाउन द प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन पॉलिसी बना सकते हो कि अभी आप क्या करना है, कितनी प्रोडक्शन करनी है या नहीं करनी है। सेलिंग प्राइस बेस कर सकते हो। ठीक है, इट हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट। अब कॉस्ट को कम कर सकते हो आप आराम से। चलिए समझते हैं अपनी कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। स्पेसिफिक समझते हैं कॉस्ट शीट का। देखो सबसे पहले आपका आता है ओपनिंग स्टॉक। किसी भी आपका जैसे ट्रेडिंग अकाउंटिंग बना आपने बनाया होगा 11वीं क्लास में, वहां क्या करते हो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही लिखते थे। यानी कि जो आपका साल का जो स्टार्टिंग में स्टॉक पड़ा हुआ है वो रॉ मटेरियल का लिखोगे। फिर आप वही लिखोगे परचेज, जो आपने परचेज किया इस साल वो लिखोगे। साथ में आपने वो भी एक्सपेंस लिखने हैं, जैसे कि कैरेज वगैरह, फ्लाइट वगैरह, जो रिक्शे खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंसेज जो होते हैं, कोई इंश्योरेंस वगैरह तो लग गया। फिर आपको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप हमेशा आपने देखा भी होगा जब आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में भी ऐसे ही निकलता है वो। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे, तब आपका निकल जाएगा कि भाई देखो पिछले साल अब हमारा इतना इतना स्टॉक था स्टार्टिंग के, अब इतना स्टॉक बच गया है, तो हमारा कॉस्ट मतलब कि अब कितना हमने मटेरियल यूज करा है उसकी कॉस्ट हमें पता चल जाती है इससे। क्योंकि अब मान के चलो कि हमारा स्टार्टिंग में 500 यूनिट थे, बचे 100 यूनिट, कितने कंज्यूम कर लिए, 400 यूनिट ना, 400 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पर। फिर आपका डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप प्लस करते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉस्ट होती है। यहाँ पर आप अभी डायरेक्ट ही निकाल रहे हो जो खर्चे मटेरियल से जुड़े बड़े हैं, यानी कि प्रोडक्ट में ही लगे हुए होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट होती है मतलब जो प्रोडक्ट में आपका विजिबल होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इसी से ही सारा खर्चा होता है मटेरियल लगाने का, लेबर का। ये सब डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके जितने होते हैं वो आपका प्लस करके आपकी आ जाती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ जाती है। ये है मेन कॉस्ट आपकी। अब आपके जो फालतू के खर्चे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जितने लिखोगे, पावर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, ठीक है, फोरमैन की सैलरी, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी का करा रखा है आपने, रिपेयरिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब आपकी फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट होती है। फैक्ट्री कॉस्ट जब आपकी आ जाती है, फिर आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आप प्लस कर देते हो। अब ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या है?
यार ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, जब आपका कोई मटेरियल वगैरह कोई बीच में जैसे कि अटका रहता है, प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन अभी बीच की स्टेज पे है, ठीक है, बीच में है, मतलब कि अभी बना नहीं है पूरे तरीके से। जैसे कि आपका एग्जांपल, जैसे कि अगर पेट्रोल है, पेट्रोल में बहुत सारे बीच के प्रोडक्ट होते हैं जो कि कच्चा तेल से बन जाते हैं, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस की कैटेगरी में आ जाता है। बहुत सारे आपका जो कपड़ों की फैक्ट्री होती है वहां से भी बहुत सारे ऐसे वर्क इन प्रोग्रेस वाले प्रोडक्ट भी बिकते हैं। वो वर्क इन प्रोग्रेस में जब काम होता है वहां पर फैक्ट्री कोस्ट में आप पहले प्लस करोगे, जो भी ओपनिंग बचा हुआ है यहाँ पर प्लस कर दो, खासकर फैक्ट्री को, जो ऊपर नहीं करना, ये यहाँ पर ही करोगे। फैक्ट्री को निकलने के बाद आप वो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर पहले, अब यहाँ तो स्टार्टिंग है, आपकी स्टार्टिंग हो रही है बिजनेस की, है ना। आपने अभी तो दो मीटर खरीदा वगैरह होगा, जब आपका बन गया थोड़ा बहुत प्रोडक्ट, अब आप वर्क इन प्रोग्रेस को प्लस करोगे। क्लोजिंग जो बच गया है, ये वैसे तो एंड में बनेगा, लेकिन तरीका आप कैसे करना है, ठीक है, जो भी वर्क इन प्रोग्रेस होगा हमें यहाँ पर करना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस यहाँ पर करना है, तो आपकी आ जाएगी फिर वर्क कॉस्ट, ठीक है। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बात वही होती है। ऑफिस ओवरहेड अब आ गया है। ऑफिस ओवरहेड को अब क्या करना है आपने, जो भी ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी स्टाफ की, प्रिंटिंग मशीनरी का, टेलीफोन का खर्चा, डोनेशन, रेंट ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, ये सब आपकी ऑफिस के खर्चे होते हैं। जब ऑफिस के खर्चे आप प्लस कर लोगे तो आपकी आ जाएगी ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसे कहते हैं। इसे नहीं कहे कि जो ऊपर कॉस्ट आई थी, ये सब प्लस करने के बाद आपके रियल में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। अब एंड में आपको जो फिनिश्ड गुड्स बने हैं, अब आपके जो गुड्स तैयार बन गए, अब बेचने के लिए रेडी है, उसको अब आप उसके स्टॉक को आप प्लस और माइनस करते हो। ओपनिंग स्टॉक को आप प्लस करते हो, क्लोजिंग को माइनस करते हो, तो आपका आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका अब रियल कॉस्ट, जो कि अब आप माल बेच सकते हो, इसी कॉस्ट पे अब आप प्रॉफिट रखते हो। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है, मतलब कि अब यहाँ पर आप माल बिकने की अब आगे का, क्योंकि माल अब बना है ना आपको फिनिश गुड्स, अब माल बिकने की कॉस्ट चाहिए, लेकिन अभी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है, अब वो भी प्लस करने हैं। जैसे कि सेल्समैन सैलरी, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट में खर्चा हो रहा है, ठीक है, बैड डेट्स, डिलीवरिंग वैन एक्सपेंस, जो भी सेल के खर्चे है वो आपके आ जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, अब बिकने की कॉस्ट चाहिए, वो बनाने की कॉस्ट आई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब आई कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहाँ पर आप प्रॉफिट ऐड करते हो, अब आपकी जो सेल प्राइस है वो ऐसे फिक्स होता है। तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन आपको याद करने का देखो तरीका बताता हूँ। देखो बड़ा ही इजी है। क्या करना होता है, सबसे पहला मान के चलो आपने मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या होता है, आपने प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, आपने मटेरियल पहले अपना देखा कितना है, फिर आपने परचेज वगैरह किया, उसमें खर्चे खर्चे हुए वो प्लस कर दिए, फिर आपने जो मटेरियल आपका आखिरी में बच गया था उसको अपने माइनस करा, ताकि पता चले कि मैंने रियल में मटेरियल कितना आप कंज्यूम करा है, उसकी कॉस्ट निकाली सबसे पहले। ये है प्रोडक्ट बनाने की, मतलब कि जो मटेरियल रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे। फिर आपका डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट कॉस्ट पहले प्लस करते हैं, फिर आप, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आती है, फिर आप इंटरेक्ट कॉस्ट पे आते हो। इंटरेक्ट में आप पहले फैक्ट्री खर्चे प्लस करते हो, तो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फिर आपका प्रोडक्ट थोड़ा बनना स्टार्ट हो गया, तो वर्क इन प्रोग्रेस को आप बीच में घुसा देते हो, वर्क इन प्रोग्रेस कुछ आ गया है तो ओपनिंग ऐड ओपनिंग लेस वर्क इन प्रोग्रेस, ताकि आपके रियल में अब फैक्ट्री कॉस्ट कितनी होगी वो समझ में आ जाएगी। फिर आप ऑफिस के खर्चे प्लस करते हो, तो ऑफिस खर्चे प्लस करने के बाद आपका प्रोडक्ट अब बन चुका है, फिर आप फिनिश गुड्स को प्लस कर दोगे, है ना, उसमें अब रियल में आप देखोगे कॉस्ट कितनी है। फिर आप आओगे सेलिंग वाली कॉस्ट पे, क्योंकि बिकने अब स्टार्ट हो रहा है ना, अभी थोड़ी स्टार्ट हो जाएगा बिकना, बिकना अब स्टार्ट होगा जब आपके प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्शन हो चुकी है, अब बिकना स्टार्ट होगा, तो बिकने की कॉस्ट इसलिए बाद में प्लस करते हैं। तो बिकने के बाद आता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स एड प्रॉफिट सेल्स। इतना इजी होता है ना। अब आपको मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ, ताकि आपको रियल में आपको समझ में आए कि कॉस्ट अकाउंट में क्या क्या आइटम इंक्लूड करनी है। जैसे कि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कुछ नहीं आनेंगे, फाइनेंशियल इनकम कोई नहीं आनेगी, ऐसा नहीं होने का भाई शेयर डिवेंचर वगैरह आ जाएगा कोई, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं होने का कि आपका डिविडेंड की इनकम आ रही है, कुछ नहीं आ सकता ऐसा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, मतलब कि आप जैसे कि पार्टनरशिप में हो तो आप इंटरनेशनल कैपिटल दे रहे हो, कुछ नहीं आ सकता। एबनॉर्मल एक्सपेंसिव लॉसेस, कोई एक्सपेंसिव एबनॉर्मल वगैरह नहीं आने, ऐसा एक्सपेंसिव नहीं आने कि आपको कोई कहीं से फायदा हो गया, कहीं से इनकम आ गई, कहीं और से लॉटरी से पैसा कमा लिया, कुछ नहीं आने का। ये यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर रखा है उन्होंने कि क्या होता है, देखो डिविडेंड वगैरह, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये सब चीज़ें कोई नहीं आने का। जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थ्रेट, ये कुछ नहीं आने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया होगा वीडियो से, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, ये कॉस्ट शीट बनाई जाती है, कॉस्ट शीट क्या होती है, पहले आपको वो समझ में आए अच्छे से।
फिर कॉस्ट शीट बनाने का क्या तरीका होता है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाई जाती है। सारा खेल फॉर्मेट का ही है, ये फॉर्मेट का ही आपका कभी कभार बीकॉम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जो कैसे लगी। थैंक यू सो मच।